हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विद कंसर्न में। देखिए आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करवा रहे थे इस नोट्स से, तो इस नोट्स की जो पीडीएफ है उसकी लिंक पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और फिलहाल पहले वाली वीडियो में शायद हमने इसको ऐसे पहले पन्ने की जो पढ़ा रहे दिखाया भी था, पहले पे क्वेश्चन भी दिखाए थे। देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनको करवा रहे हैं। एक दो दिन बीच में वीडियो नहीं आ पाए क्योंकि अभी इसमें से 172 क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका देखिए आप, इससे क्या होगा, इससे आप रिवीजन करेंगे, इसको लगाएंगे, तो ऐसा नहीं कि इसी से क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर से भी आएंगे, इससे भी हो सकते मिलें, तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा सारे चैप्टरों का थोड़ा सा। तो अब देखिए ज़रा, तो आज कि वीडियो में चौथा क्वेश्चन बताना था, छूट गया था। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने केवल तो अगर आप इसको एक तरफ से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें क्वेश्चन अगर सर्च करेंगे मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने सारे तुल्यता संबंध के क्वेश्चन करवाए थे। आज हम आपको आच्छादक एकाएकी फलन वाले करवाएंगे। देखिए जरा, तो चौथा सवाल है ऐसे, एफ एक फलन है जो n से n पर परिभाषित। हमने बताया क्वेश्चन का जो पहला पेज है हमने पहले वीडियो में दिखाया था, और पहले वाले वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, मिल सकती नहीं मिल जाएगी। देखिए एफ एक फलन है जो n से n पर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 2x है और x किस में बिलोंग करता है, n में। इसको सिद्ध करना है कि एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। देखिए तो f कोई फलन है जो n से n पर परिभाषित है, ऐसे समझिएगा। f कोई फलन है, ये f कोई फलन है जो n से n पर परिभाषित है। n से n पर परिभाषित है मतलब ये n है, n मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, फिर इधर 8 9 10 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने बताया संबंध फलन। हमने अपने वीडियो में तो यूट्यूब चैनल पर इंटर का पढ़ाया, आप सर्च करेंगे तो क्लास 12th का भी है, फर्स्ट ईयर का भी। इसको हम लोग, ये जो समुच्चय इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, पूरे समुच्चय को कोडोमेन, या फिर इसको प्रांत बोला जाता है, प्रांत, और इस पूरे को बोलते हैं सह प्रांत, सह प्रांत बोलते हैं। अब देखिए तो इसको एकाएकी सिद्ध करना है, तो एकाएकी दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो एकाएकी के लिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर बहुत वैसे डिटेल से नहीं, जिसे चैप्टर में मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से तो नहीं, क्योंकि ये है कि आपका रिवीजन हो रहा है, आप पढ़ चुके हो। फिर भी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर आप सबसे पहले आप हमारे चैनल पर संबंध फलन चैप्टर पढ़ के आइए, तब आपको पूरा 100% समझ में आएगा। एकाएकी के लिए क्या करते हैं, देखो एफ एक्स कितना है 2x, एफ एक्स 1 निकाला जाए तो कितना आएगा 2x1, एफ एक्स 2 निकाला जाए तो कितना आएगा 2x2। अब देखिए एकाएकी के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के बराबर कर देते हैं, तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। जब एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के बराबर कर देते हैं तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। देखो एफ एक्स कितना है 2x, तो fx1 मतलब x की जगह x1 रखेंगे तो 2x1 आएगा, fx2 x की जगह x2 रखेंगे ये आएगा। अब क्या किया जाए, fx1 को fx2 के बराबर कर दिया। देखिए अब fx1 को अगर fx2 के बराबर कर दिया तो आंसर क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2। तो अब देखिए fx1 की वैल्यू कितनी है 2x1, fx2 की वैल्यू कितनी है 2x2, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 बराबर कितना आ गया x2, लिखेंगे अतः f एकाएकी है। देखिए ऐसे बोर्ड एग्जाम में लगाना है, अतः f एकाएकी है। एकाएकी सिद्ध करने का तरीका और भी है, अथवा करके आप, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कोई एक ही तरीका लगाना, बोर्ड एग्जाम में आपको दोनों तरीके नहीं लगाने। हम आपको बता दे रहे कि एकाएकी ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए
एफ एक्स कितना है 2x, इसका डोमेन कितना है, डोमेन है n, डोमेन कितना है n मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो देखिए अब जैसे वैल्यू निकाली जाए, मेरी बात समझना, ये दूसरा तरीका एकाएकी सिद्ध करने का, लेकिन आप एक ही तरीका लगाएंगे। x की जगह 1 रखो तो कितना आएगा 2, क्योंकि x की जगह 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखोगे। f2 निकालो, x की जगह 2 रखो कितना आएगा 4। अब आप ऐसे देख लीजिए, इस इतने से आ जाएगा। आप देखिए f1 की जो वैल्यू है वो f2 के इक्वल नहीं है। f1 की वैल्यू 2 है और f2 की वैल्यू 4 है, तो f1 की वैल्यू f2 के इक्वल नहीं है, तो ये जो 1 है ये भी 2 के इक्वल नहीं है। क्योंकि एकाएकी की एक कंडीशन और भी होती थी, एकाएकी की एक कंडीशन ये होती थी कि अगर fx1 fx2 के इक्वल नहीं है, देखिए दो कंडीशन होती है एकाएकी में, ये दोनों हम आपको उसमें पढ़ा करके आए संबंध कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है, अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए, और अगर fx1 fx2 के इक्वल नहीं है तो फिर x1 भी x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो फिर x1 भी x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x1 भी x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे x की जगह 1 रखा तो f1 की वैल्यू 2 आई, f2 की वैल्यू 4, तो हम देखिए f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक 2 है एक 4 है, तो फिर 1 भी है ये 2 के इक्वल नहीं है, तो 1 भी 2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे अतः f एकाएकी है। यहाँ एक तरीका आपको लगाना है, अतः f एकाएकी है, अतः f कैसा है एकाएकी है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और समझिए, जैसे यहाँ से देखिए f1 की वैल्यू कितनी है 2, f2 की वैल्यू कितनी है 4, f3 की वैल्यू x की जगह जब 3 रखोगे तो कितना आएगा 6, f4 की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब हम आपको समझा रहे हैं कि आच्छादक क्यों नहीं है, देखिएगा तो आप ऐसे देखिए f1 की वैल्यू कितनी 2, मतलब 1 का प्रतिबिंब कितना है 2 है, और 2 का प्रतिबिंब कितना है 4 है, और 3 का प्रतिबिंब कितना है 6 है, और इस 4 का प्रतिबिंब कितना है देखो 8 है। तो एक चीज आप देखिए, ये जो प्रतिबिंब है, 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 6, 4 का प्रतिबिंब 8। तो यहाँ पर अगर रेंज निकाली जाए, रेंज जिसको बोलते हैं परास, रेंज या परास निकाली जाए, तो रेंज या परास कौन होता है, देखिए ये सारी चीजें हम आपको संबंध फिल्म में पढ़ाएं, तो रेंज या परास कौन होगा, जैसे 2 है 4 है, कौन कौन से अवयव 2 4 6, 2 4 6 8, ये परास हो गई, ये परास हो गई। जो अवयव निकल करके आएंगे, x की जगह 1 लेने पर ये वाले अवयव रखेंगे डोमेन वाले, तो x की जगह 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे 6 आएगा, 4 लेंगे, तो ये रेंज या परास ये निकल करके आएगी। और साइड डोमेन क्या है, साइड डोमेन, और साइड डोमेन पूरा n है, साइड डोमेन मतलब यही पूरा n है। साइड डोमेन में क्या है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये साइड डोमेन है। तो देखिए, तो जिस सवाल में परास और साइड डोमेन बराबर होते हैं वो आच्छादक होता है, जिसमें परास और साइड डोमेन बराबर होते हैं उसमें आच्छादक होता है। परास और साइड डोमेन अगर बराबर होती तो आच्छादक होता। तो देखिए बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो क्या परास और साइड डोमेन बराबर हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे, देखिए आप लिखोगे कि जो परास है या रेंज है ये साइड डोमेन के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे अतः f आच्छादक नहीं है। अब अच्छा एक चीज और बता दें, सवाल सिद्ध हो गया, ये आच्छादक नहीं है तो कैसा है अंताक्षेपी है। अगर देखा जाए क्यों, क्योंकि एक चीज और होती है, देखो यह सवाल तो यही खत्म हो गया, जैसे परास है, परास क्या हो ये चीज हो, परास प्रॉपर सबसेट हो, इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। अगर परास वाले सारे अवयव साइड डोमेन में हैं और साइड डोमेन में कुछ एक्स्ट्रा भी है तो ये अंताक्षेपी है। तो अगर पूरा देखा जाए तो कैसा होगा एकाएकी अंताक्षेपी, एकाएकी अंताक्षेपी। ये कंडीशन क्यों, देखिए सवाल यहाँ से खत्म है, समझा रही है। अगर परास वाले सारे अवयव किसमें है साइड डोमेन में,
और सेट डोमेन में कुछ एक्स्ट्रा भी हो, कुछ एक्स्ट्रा भी हो, तो अभी बोलेंगे कि परास क्या है, प्रॉपर सबसेट है उचित उपसमुच्चय किसका, सेट डोमेन का। देखिए परास वाले सारे अवयव इसमें हैं कि देखो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, आगे 8 भी होगा, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। कौन एक्स्ट्रा है, 1 3 5 7, ये सब कैसे एक्स्ट्रा है, मतलब अतिरिक्त है, ज्यादा है। तो अगर परास वाले सब सेट डोमेन में हैं और सेट डोमेन में कुछ ज्यादा हैं, कुछ अलग से भी हैं, तो फिर इसको लिखा जाता है उचित उपसमुच्चय। और ये फलन कैसा होता है, अंताक्षेपी। फलन कैसा होता है, अंताक्षेपी, आपको पढ़ाया था। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हमने हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट पर आपको ये उपलब्ध मिलेगा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसके लगभग हमने सारे करा दिए थे। हाँ, 9वां नंबर कराना है। देखिए 9वां भी यही सवाल है, बस थोड़ा सा बदला है। अब उसमें आच्छादक हो जाएगा, यही सेम सवाल है, आच्छादक हो जाएगा। अब आप सोचो कि सेम सवाल आच्छादक कैसे हो जाएगा, इसमें तो सिर्फ हुआ कि आच्छादक नहीं है। तो 9 नंबर में यही सेम सवाल है, लेकिन उसमें आच्छादक हो जाएगा। देखिएगा कैसे, बाकी बीच वाले सब करा चुके हैं इसमें। देखिए 9 नंबर में भी यही सवाल है। एफ सच दैट एफ एक फलन है जो आर से आर पर परिभाषित है, और एफ एक्स बराबर 2x ही है। बस इतना हो गया कि x किस में बिलोंग करेगा, इस बार आर में करेगा। मतलब यहाँ पर रियल नंबर है और यहाँ भी रियल नंबर है, मतलब जो डोमेन है वो आर है, जो कोडोमेन है वो भी आर है। इसमें सिद्ध करना कि आच्छादक है, सवाल वही। देखिए 2x, और अभी सिद्ध हुआ था कि आच्छादक नहीं है। तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि यहाँ पर समुच्चय कौन है, डोमेन और कोडोमेन कौन है। तो इसके ऊपर वाले सवाल में डोमेन और कोडोमेन, ये भी n था और ये भी n था। n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। लेकिन अब क्या है, ये रियल नंबर है, ये भी r है और ये भी r है, ये वास्तविक संख्या है। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। देखिए जिसे हमें पता था, तो वास्तविक संख्याओं में तो बहुत कुछ आता है। वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं के अंदर आएंगी, पूर्णांक भी वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगी, परिमेय भी वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगी, अपरिमेय भी वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, केवल काल्पनिक छोड़ दिया जाए, काल्पनिक संख्याएं छोड़ दिया जाए तो सब वास्तविक ही है। तो वास्तविक जैसे n में से क्या था, n में एक पता है कि नहीं कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होगी, n मतलब नेचुरल नंबर। लेकिन वास्तविक संख्या में ऐसा पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या का एरिया बहुत बड़ा है। वास्तविक संख्या में केवल काल्पनिक संख्याएं छोड़ दी हैं तो सब वास्तविक ही हैं। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और भिन्नात्मक, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर, सब किसके अंदर आती, वास्तविक के अंदर आती। तो वास्तविक का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड मतलब बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। और n का भी बड़ा है, लेकिन n में एक नेचुरल नंबर का। लेकिन ये चीज पता है कि वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से ही स्टार्ट होगी, इसमें कोई ऐसा पता नहीं है। तो देखिए सवाल वही है, फलन वही है, लेकिन अब ये इसके डोमेन और कोडोमेन बदल गए। इसका डोमेन r हो गया और कोडोमेन भी r हो गया। अब एकाएकी है कि नहीं है, तो एकाएकी तो ये है, लेकिन एकाएकी पूछा नहीं गया। क्या पूछा गया, आच्छादक सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए आच्छादक है। देखिए तो कैसे लगाएंगे, तो ऐसे सवालों में आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं। हालांकि हम जब बता रहे कि जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें इस चैप्टर के तो बता के, लेकिन इन सवालों में आच्छादक, इसके पहले वाले सवाल में आच्छादक कैसे सिद्ध किया था। यहाँ x की जगह 1 2 3 4 5 रख के चले गए थे। क्यों, क्योंकि x की जगह 1 2 3 केवल x क्या था, x मतलब किससे लेना था, डोमेन से। और डोमेन में केवल क्या था, नेचुरल नंबर थी। डोमेन में केवल क्या थी, नेचुरल नंबर। इसमें ऐसा नहीं है, नेचुरल के अलावा और भी होंगी, पूर्णांक भी होंगे, परिमेय भी होंगी, अपरिमेय भी होंगी। तो इसको ऐसे रख करके सिद्ध नहीं किया जा सकता।
रख करके क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता, हमने आपको बताया क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर के अलावा और भी संख्याएं हैं, परिमेय भी हैं, अपरिमेय भी हैं, पूर्णांक भी हैं, पूर्ण भी हैं, भिन्नात्मक संख्याएं भी हैं, सहभाज्य भी हैं, भाज्य भी हैं, सम भी हैं, विषम भी, सब प्रकार की संख्याएं। केवल काल्पनिक संख्याएं छोड़ दिया तो सब कैसी होती हैं, वास्तविक ही होती हैं, सब वास्तविक। तो इसको रख करके सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसे सवालों में आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम अपने चैप्टर में बता करके आए और यहाँ भी बता रहे हैं। तो ऐसे सवालों में आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए मान लेंगे, माना fx बराबर मान लो y, ऐसे fx की वैल्यू कितनी है 2x बराबर y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी y/2। अब ये जो x की वैल्यू है फिर से फलन में रखा जाए, क्योंकि इसमें ऐसे क्यों लगा रहे, क्योंकि हमने बताया ना यहाँ x की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, जैसे उसमें इसके पहले वाले में पता थी कि x नेचुरल नंबर थी, तो कम से कम इतना तो पता था कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 2 से 3 4 इस तरीके से। और इसमें क्या रियल नंबर, और रियल नंबर का पता, नेचुरल भी आएंगे, पूर्णांक भी आएंगे, परिमेय भी आएंगे, परिमेय भी आएंगे, पूर्ण भी आएंगे, प्राकृतिक भी आएंगे, बहुत सारा एरिया होता है, केवल काल्पनिक नहीं आएंगे। तो फिर ऐसे सवालों में आच्छादक सिद्ध करने का तरीका हमने जब इसको चैप्टर को पढ़ाया तब भी बताया था, फिर से देख लीजिए। तो fx बराबर क्या मान लिया गया y, तो fx की वैल्यू 2x बराबर y, तो x बराबर y/2। अब ये x की वैल्यू फिर से फलन में रखो और आंसर y आना चाहिए। देखो फलन में रखो, x की जगह यहाँ पर y/2, x की जगह y/2, इस x की जगह y/2 रखो, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया y। हमने क्या बताया था कि x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू फलन में रखो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू फलन में रखो, अगर आंसर y आ जाए तो फलन आच्छादक है, तो लिखेंगे अतः f आच्छादक है, ऑनटू है जिसको बोलते हैं, आच्छादक है मतलब ऑनटू है, आच्छादक है मतलब ऑनटू है। अब देखिएगा जरा गौर से, इसके बाद हाँ एक 10 नंबर भी है, तो 10 नंबर भी उसमें एकाएकी तथा आच्छादक सिद्ध करना है कि इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए 10 नंबर में एक फलन है f सच दैट, f कोई फलन है जो q से q पर परिभाषित है। q मतलब परिमेय संख्या, q मतलब परिमेय, उसमें लिखा भी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और जहां fx क्या है, fx है 3x - 4, ऐसे सवाल गौर से देखिएगा। और लिखा है x बिलोंग q, q मतलब परिमेय, मतलब यहाँ ये भी q है, और ये तो फलन हो गया f, और ये भी q है, तो मतलब डोमेन क्या हो गया, परिमेय संख्याएं। उसमें लिखा भी है परिमेय संख्याएं, ना लिखा हो तो q मतलब परिमेय संख्याएं। और कोडोमेन ये भी परिमेय संख्याएं हैं, कोडोमेन में परिमेय संख्याएं। तो इसको सिद्ध करना है एकाएकी और आच्छादक। अच्छा सवाल है, देखिए एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना है, तो एकाएकी और आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए तो पहले एकाएकी कैसे सिद्ध करेंगे, fx कितना है 3x - 4, fx1 निकालेंगे, fx1 x की जगह x1 तो कितना हो, देखो 3x1 - 4, fx2 निकालेंगे 3x2 - 4, देखिए x की जगह x1 रखा गया, तो 3x1 - 4, x की जगह x2 रखा गया 3x2 - 4। अब क्या करते हैं, देखिए fx1 को fx2 के बराबर कर दें, तो आंसर क्या आना चाहिए x1 बराबर x2। देखिए fx1 की वैल्यू कितनी है 3x1 - 4, fx2 की वैल्यू 3x2 - 4, देखिएगा देखो -4 से -4 कट जाएगा, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, तो x1 बराबर कितना आएगा x2, तो लिखेंगे अतः f एकाएकी है, अतः f कैसा है एकाएकी है। ठीक है, f एकाएकी हो गया,
अब आच्छादक सिद्ध करना है, तो आच्छादक के लिए जो अभी बताया fx को किसके बराबर ले लो, y के, क्योंकि इसमें भी देखिए कोई फिक्स नंबर्स नहीं होती कि जैसे प्राप्तिक संख्याएं फिक्स होंगी, कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि परिमेय संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी। तो फिर इसको ऐसे ही लगाओ आच्छादक, जैसे अभी बताया था कि fx को किसके बराबर मान लो, y के बराबर मान लो, fx को किसके बराबर ले लो, y के बराबर, फिर किसकी वैल्यू निकालो, x की, और x की वैल्यू किस में रखो, फलन में, तो आंसर कितना आएगा, y आएगा। देखिए जरा गौर से, तो fx कितना है यहाँ पर 3x - 4 = y, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3x, 4 को दर कर दो, y + 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y + 4/3। अब ये x की वैल्यू इसी में रखो फलन में, फलन क्या था देखो, सॉरी हाँ, फलन ये मेन फलन ये है fx = 3x - 4। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर रखी जाए, x की वैल्यू फलन में y + 4/3, यहाँ पर x की जगह कितना रखोगे, y + 4/3 - 4, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना है देखो y + 4 - 4, ये कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, y। लिखेंगे अतः f आच्छादक है, अतः f कैसा है, आच्छादक है। अब देखिए इसके बाद 11 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिए 11 नंबर एक बहुत अच्छा सवाल है, उसमें बोला गया f एक फलन है जो n से n पर परिभाषित है, मतलब डोमेन भी n और कोडोमेन भी n। तो एकाएकी आच्छादक सिद्ध करना है, लेकिन फलन को ऐसे बोल दिया गया, देखो fx बराबर x + 1, यदि x + 1, यदि x विषम है, मतलब अगर विषम है x की वैल्यू तो फलन ये होगा, और x - 1 यदि x सम है, ठीक। और इसमें क्या है देखो, ऐसे होगा, ऐसे समझ में बढ़िया आता है। अब इस बार देखो ये कोई फलन है f, ये n डोमेन और कोडोमेन, इस बार फिर वही देखिए n पता है, n क्या हो गया, नेचुरल नंबर, 1 प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 से स्टार्ट होंगी, कोडोमेन, कोडोमेन भी n है, कोडोमेन भी क्या है देखिए n। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, एकाएकी भी सिद्ध करना है, आच्छादक भी सिद्ध करना है। एकाएकी आप ऐसे सिद्ध करो, देखो जैसे डोमेन क्या है समझना, n मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, इस तरीके से देखो। यहाँ पर fx की दो वैल्यू है, फलन fx x + 1 है, अगर x की जगह विषम संख्या ले रहे हो तो फलन ये होगा, अगर x की जगह सम संख्या ले रहे हो तो फलन ये होगा। तो एकाएकी भी सिद्ध करना है, आच्छादक भी सिद्ध करना है। देखिए जैसे हम लोग f1 की वैल्यू निकालें, f1 समझना थोड़ा सा, एकाएकी कैसे सिद्ध करें, f1 की वैल्यू मतलब हमने x की जगह क्या लिया, 1 लिया, तो 1 सम है कि विषम है, विषम है, तो इस फलन में रखोगे, इस फलन में रखोगे, क्योंकि 1 ले रहे, 1 कैसा विषम, तो यहाँ पर रखोगे 1, तो 1 + 1, देखो इस x की जगह रखोगे 1, इसमें नहीं रखोगे क्योंकि रख कितना है 1, और 1 कैसा है विषम है, तो इसमें रखोगे x की जगह 1 + 1 कितना है 2, और मान लो 2 ले लिया, अब मान लो 2 ले लिया, 2 कैसा है विषम है, 2 विषम है, तो यहाँ पर रखोगे, इसकी जगह रखोगे, इसमें रखोगे, सॉरी 2 सम है, सॉरी 2 कैसा है सम है, सम है, तो इसमें रखोगे 2 - 1। अब आप देखो ऐसे जो f1 की वैल्यू है वो f2 के वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि f1 की वैल्यू कितनी 2 है और f2 की वैल्यू कितनी 1, तो f1 की वैल्यू f2 के इक्वल नहीं है। तो आप ये देखिए कि जो 1 है ये भी 2 के इक्वल नहीं है, जो 1 है ये भी 2 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे अतः f एकाएकी है,
अब आच्छादक देखो कैसे लगाएंगे, समझिएगा। इस बार आच्छादक, क्योंकि इस बार फिर वैसे ही अवयव पता है थोड़ा सा। जैसे आपने देखा कि F1 निकाला गया, कितना आया, 2 आया। F2 निकाला गया, कितना आया, 1 आया। F3 निकालो, अच्छा देखो थोड़ा सा, F3 तो 3 विषम है ना, तो इसमें रखोगे तो 3 यहाँ रखोगे, 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा। F4 निकालो, 4 कैसा है, सम है, तो इसमें रखोगे तो 4 - 1 3 आएगा। F जैसे 5 निकालो, थोड़ा सा देखिएगा, F5 तो 5 विषम है, इसमें रखोगे तो 5 + 1 6 आएगा। F6 निकालो, 6 सम, इसमें रखोगे 6 - 1 कितना आएगा, 5। तो देखिए तो रेंज क्या आएगी, ये जो अवयव निकलते हैं ना, ये जो निकलते हैं यही रेंज है, यही रेंज है। तो रेंज कितना है, देखो रेंज में पहले 1 आया, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, मतलब कोई देखो छूट नहीं रहा। और कोडोमेन कितना है देखिए, और कोडोमेन क्या है, n है। कोडोमेन यही पूरा समुच्चय है, कोडोमेन n है। n मतलब वही 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो अब इस बार देखिए कि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं, क्योंकि रेंज में क्या है 1 2 3 4 5 कोई छूट नहीं रहा, सारे प्राकृतिक अवयव प्राकृतिक संख्या है, इसमें भी प्राकृतिक संख्या है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेंज है, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। देखिए जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, और जब रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो फलन आच्छादक होता है। जब रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो फलन आच्छादक होता है। तो नीचे लिख देंगे अतः F आच्छादक है, अतः F आच्छादक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए 12 नंबर हो गया था, ये 11 13 से बताना है आप व्यू से। देखिए इससे क्या होगा, इसको पढ़ने से सबसे बड़ी चीज जो होगी, आपके हर एक चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन टाइप होता है। देखिए 13 नंबर बताना है। ये कोई एक आप व्यू है, ऐसे है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 कहा गया इसको सम्मित तथा विषम सम्मित के योग के रूप में लिखिए। आपको बता दें सम्मित अगर लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, सम्मित तथा विषम सम्मित के सम्मित ऐसे होता है 1/2 a + a', और विषम सम्मित या असम्मित विषम सम्मित कैसे होता है 1/2 a - a' ऐसे होता है। तो इसको जैसे मान लो समझ लो P, इसको समझ लो Q, तो इसको क्या करना है सम्मित तथा विषम सम्मित के योग के रूप में लिखना है, सम्मित तथा विषम सम्मित के योग के रूप में। तो पहले सम्मित निकालो, तो सम्मित कैसे निकालोगे 1/2 a + a', विषम सम्मित 1/2 a - a'। चलिए देखिए तो ऐसे a बराबर क्या है, देखो अगर देखा जाए तो P + Q, ऐसे a बराबर P + Q, जहाँ P क्या है, P मतलब यही सम्मित होगा, Q क्या है विषम सम्मित। तो पहले a' निकालो, इसका a' मतलब इसका परिवर्ताव्यू। परिवर्ताव्यू कैसे निकालते हैं बताइए, परिवर्ताव्यू कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। देखिए जैसे ये पहला स्तंभ है, इसको पहली पंक्ति में बदल दो, ये दूसरा स्तंभ है, इसको दूसरी पंक्ति में बदल दो, ये तीसरा स्तंभ है, इसको तीसरी पंक्ति में बदल दो, ये a' आया। अब जैसे आप क्या निकालना है सम्मित, सम्मित मतलब P कैसे निकालोगे 1/2 a + a', देखिएगा तो a + a', ऐसे देखिए 1/2। अब देखना थोड़ा सा a + a', ये a है और ये a' है, दोनों को प्लस करना है। तो कैसे प्लस करोगे, 1 को 1 से प्लस करो तो 2 आएगा। फिर देखो 3, ये a है और ये a' है, 3 को -6 से प्लस करो तो -3 आएगा।
5 को -4 से प्लस करोगे तो 1 आएगा, -6 को 3 से प्लस करो तो -3 आएगा, 8 को 8 से प्लस करो 16 आएगा, 3 को 6 से प्लस करो, इस 3 को 6 से प्लस करो 9 आएगा, -4 को इस 5 से प्लस करो -1 आएगा, इस 6 को 3 से प्लस करो तो 9 आएगा, और इस 5 को 5 से प्लस करोगे 10 आएगा। ये देखिए, और ये सममित है, a प्लस a डैश। अब देखिए, अगर इसको चेक करना चाहें कि सममित है कि नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, यहाँ पर कुछ गलत हुआ इस जगह, यहाँ क्योंकि -4 है और ये 5 है तो यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा। अब सही है। अब इसको हम लोग चेक करना चाहें, सममित क्या होता है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालो, अगर उसी के बराबर आ जाए तो सममित होता है। तो अगर आप इसका परिवर्त निकालोगे तो फिर से यही आ जाएगा, अगर आप इसका परिवर्त निकालोगे तो यही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका परिवर्त निकालते हो तो यही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर है तो सममित होता है। और विषम सममित कब होता है, अगर किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर तो है लेकिन आगे माइनस हो तो विषम सममित होता है। अगर आप चेक करना चाहो तो इसका परिवर्त निकालो, इसका परिवर्त कैसे निकालोगे, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। अगर आप इसका परिवर्त निकालते हो इसका तो यही आव्यूह आएगा, कोई फर्क ही नहीं आएगा, तो ये सममित हो गया। अभी पूरा सवाल नहीं लगा। अब विषम सममित निकालो, विषम सममित Q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। देखिए 1/2 a माइनस a डैश, तो a ये है और a डैश घटाना है तो 1 से 1 घटा दो 0 आएगा। फिर 3 में -6 को घटाओगे तो 9 आएगा, क्योंकि 3 में जब -6 को घटाओगे तो प्लस हो जाएगा। 5 में -4 को घटाओगे तब भी 9 आएगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। -6 में 3 को घटा दो तो -9 आएगा। फिर 8 में 8 को घटा दो 0 आएगा। फिर 3 में 6 को घटा दो -3 आएगा। फिर -4 में 5 को घटा दो -9 आएगा। फिर 6 में 3 को घटा दो 3 आएगा। और फिर 5 में 5 को घटा दो 0। ये विषम सममित है। विषम सममित की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसका जो मुख्य विकर्ण होता है वो शून्य होता है। मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। विषम सममित में मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं शून्य होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य। अब कैसे चेक करें विषम सममित है, इसका परिवर्त निकालो तो इसी के बराबर आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह लगाने पर बराबर आएगा। इसी के जैसे देखो चेक कर लेते हैं, चलो संशय दूर कर लेते हैं। ये है इसका परिवर्त निकालो, तो परिवर्त कैसे निकालेंगे, ये पहला कॉलम पहली पंक्ति बन गया, ये दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति बन गया, ये तीसरा कॉलम तीसरी पंक्ति बन गया। फिर इससे माइनस चिन्ह कॉमन लो तो ये तो 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो 0 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये 0 है, 0 से। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब बराबर तो हुए, लेकिन कब बराबर हुए, माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद। मतलब किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर तो आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह आगे आएगा तो विषम सममित हो गए। अभी भी पूरा सवाल खत्म नहीं हुआ। अब देखिए आगे इनके योग के रूप में लिखिए, तो योग के रूप में कैसे लिखेंगे, a बराबर p प्लस q। तो a तो ये देखो आंसर कैसे लिखेंगे, 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। अब p प्लस q, p मतलब यही सममित ये वाला 1/2 2 -3 1 -3 16 और 9 1 9 10 प्लस 1/2
क्यू, क्यू मतलब 0 -9 -9 9 0 3 9 -3 0 ये। तो ये देखिए आप व्यू, इस आप व्यू को सममित प्लस विषम सममित के योग के रूप में लिखा गया। ये सममित है और ये कैसा है, विषम सममित। अभी चेक करके दिखाया था। सममित कैसे, इसका परिवर्त निकालो, इसी के बराबर आएगा, और इसको तो चेक किया था। और हाँ, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यही आएगा, चाहे देख लो कैसे आएगा, समझना। 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, 2 और 0 को जोड़ो 2 आएगा, और फिर 2 से भाग हो जाएगा तो 1 आएगा। जैसे -3, 1/2 दोनों से कॉमन हो जाएगा, -3 और 9 को जोड़ो 6 आएगा, 6 आएगा। और जो 2 1/2 कॉमन रहेगा, मतलब 6 में 2 का भाग हो जाएगा, कितना आएगा 3। जैसे ये 5 है, कैसे आएगा देखो, 10 और 0 जोड़ो 10 आएगा। लेकिन जो 1/2 कॉमन रहेगा, मतलब 2 का भाग 10 में लग जाएगा, कितना आएगा 5। ये हो गया एक आप व्यू को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 14 नंबर। देखिए 14 नंबर में है ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसमें बहुत सारी चीजें सिद्ध करना है। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स भी निकालना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए 14 में भी ए इनवर्स निकालना है, 15 में भी ए इनवर्स निकालना है। तो जैसे 14 में निकाल आएगा वैसे आप 15 में निकाल लेंगे। हम ए इनवर्स इसमें बताएंगे, तो जैसे 14 में ए इनवर्स निकलेगा वैसे आप 15 में भी ए इनवर्स निकालेंगे। जैसे 14 में ए इनवर्स निकलेगा वैसे 15 में निकालेंगे। तो एडजॉइंट पहले देखो, ये क्या है, सारणी की, सारणी ए का मान पहले निकाल लो, सारणी ए का मान, माड नहीं। देखिए बहुत लोग इसको माड पढ़ते हैं, माड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। ये माड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ए है, सारणिक ए। तो इसको सारणिक जैसे हल करो, जैसे सारणिक हल करते हो, पहले 1 लिया, ऐसे देखो 4 × 4 16, 3 × 9, फिर ये -3 लेंगे, -3 लेंगे तो 4 एकम 4, 3 एकम 3। अब फिर ये 3 लेंगे, तो देखो 3, ये रो कॉलम हटा देंगे तो 1 × 3 -4। तो सारणी ए का मान कितना है 7, यहाँ से आएगा -3 -3, तो सारणी ए का मान आया 1। एडजॉइंट कैसे निकालोगे, तो पहले इसके निकालने पड़ेंगे सह गुणनखंड। देखिए सह गुणनखंड, हालांकि चैप्टर इसको भी हमने यूट्यूब पे पढ़ाया है तो आप समझ लीजिए, रिवीजन होगा। तो सह गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो A11 कैसे 1 1 ऐसे, पहली पंक्ति पहला कॉलम हटाएंगे, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, ये आएगा 7। A12 तो आपको पता है इसमें माइनस लेंगे, कैसे हमने कहा ज्यादा दिमाग में लगाओ, बस ऐसे देखो 1 1 को जोड़ो, कितना आया 1 और 1 जोड़ेंगे 2। अगर 2 सम आए तो यहाँ प्लस लेना है, विषम आए तो यहाँ माइनस लेना है। सम आए तो आगे प्लस लेना है, विषम आए किसको, इस 1 और इस 1 को जोड़ो, कितना आया 2। 2 कैसा है सम है, इस 1 और इस 1 को जोड़ो, कितना आया 2 कैसा है सम आए तो आगे प्लस रहेगा, तो प्लस आगे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। और अगर विषम आए तो आगे क्या रहेगा माइनस, तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। इस 1 और 2 को जोड़ो, कितना आएगा 3 कैसा है विषम, तो आगे माइनस आएगा। अब देखो 1 2 का मतलब
पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम हटा देंगे तो 1 गुणते 4 4 और 3 गुणते 1 तो आएगा -1 A1 3 1 और 3 को जोड़ा तो तुम्हारा 4 4 कैसा सम तो आगे क्या लेंगे प्लस तो प्लस ना लिखो 1 3 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 1 गुणते 3 और 4 गुणते 1 ये आया -1। अब देखो क्या निकालोगे A2 1 ये 2 और 1 3 3 कैसा है विषम तो आगे क्या लेंगे माइनस A2 1 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9 ये आएगा -3 A2 2 2 मतलब 4 4 कैसा है सम तो यहाँ क्या रहेगा प्लस ही रहेगा तो प्लस ना लिखा जाए तो 2 2 मतलब दूसरी पंक्ति हटाओ दूसरा कॉलम हटाओ दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम 4 एकम 4 3 एकम 3 4 -3 A2 3 2 3 3 2 5 विषम है तो आगे क्या लेंगे माइनस विषम है तो आगे क्या लेंगे माइनस लेंगे दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 गुणते 3 3 और फिर 3 गुणते 1 3 ये तो आ गया 0 0 ना तो प्लस का होगा ना तो माइनस का। अब क्या निकाला है देखो A3 1 3 1 4 4 सम है तो प्लस रहेगा 3 1 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 त्रिका 9 3 चौके 12 A3 2 3 2 5 5 विषम तो आगे क्या लगाओगे माइनस देखिए 3 2 3 1 हो गया 3 1 अब 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 गुणते 3 3 आएगा और फिर 3 गुणते 1 तो फिर 3 आएगा तो आ गया 0 A3 3 3 3 6 सम है तो आगे प्लस रहेगा प्लस ना लिखा जाए तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 गुणते 4 3 गुणते 1 4 एकम 4 3 एकम 3 तो कितना आएगा 1 आएगा। देखिए इससे कोई आप व्यू बनेगा उसको B मान लो जैसे इसको इससे कोई बनेगा इसको B मान लो या C मान लो कुछ भी कैसे 7 -1 -1 -3 1 0 फिर ये कितना है देखो 9 -12 -3 आएगा ये -3 फिर 0 और फिर 1। अब अगर इसका परिवर्त कर दें तो एडजॉइंट बनेगा एडजॉइंट मतलब A का सहखंडाजाव्यू एडजॉइंट मतलब A का सहखंडाजाव्यू देखिए देखो ऐसे A का सहखंडाजाव्यू मतलब एडजॉइंट A इसी को बोलते हैं एडजॉइंट A बराबर इस B का परिवर्त मतलब B डैश देखिए तो B डैश कैसे निकालोगे ये पहला कॉलम है इसको पहली पंक्ति में बदल दो ये दूसरा कॉलम है इसको दूसरी पंक्ति में बदल दो ये तीसरा कॉलम है इसको तीसरी पंक्ति में बदल दो ये आया। अब A और एडजॉइंट A का गुणा करो अब देखो जो सिद्ध करना उसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करो A इंटू एडजॉइंट A कैसे देखो दो अवयवों का गुणा पहले A लिखो ये देखो A 1 1 1 3 4 3 3 3 4 एडजॉइंट ये है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 गुणा कराओ देखो गुणा कैसे कराएंगे देखिए इसका गुणा पहले ऐसे होगा पहले फिर इसका इसी में होगा फिर इसका ऐसे जैसे 7 बनाते हैं ये चैप्टर आप भी हमने पढ़ाया अपने YouTube चैनल पर तो बताया गुणा कैसे कराएंगे देखो 1 का गुणा 7 में 7 आएगा 3 का -1 में फिर 3 का -1 में फिर इसका गुणा जब इधर कराओगे 1 का -3 में
3 का 1 में और 3 का 0 में, ये आएगा। अब देखिए फिर इसका अपना जब इधर कराओगे, 1 का -3 पे, 3 का 0 में और इस 3 का 1 में, अब क्या होगा? अब देखिए दूसरी पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति का गुणा इसमें होगा, इधर लिखेंगे। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में होगा, इधर लिखेंगे। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा इस तीसरे कॉलम में होगा, इधर लिखेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 1 का गुणा 7 में 7 आया, 4 का गुणा -1 में 4 आया, 3 का गुणा -1 में 3 आया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा इधर कराएंगे। 1 का गुणा -3 पे, 4 का गुणा 1 में और 3 का 0 में, ये आया। अब देखिए, अब इसका गुणा जब इधर कराएंगे, 1 का गुणा -3 पे, -3, 4 का 0 में 0 आएगा। इसके बाद 3 का 1 में 3 आएगा। अब देखिए अब क्या करें, अब इस तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। और तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। तो देखिए जरा, तीसरी पंक्ति का गुणा इसमें, 1 का 7 में 7 आएगा, 3 का -1 में, 4 का -1 में। इसके बाद तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 1 का -3 पे, 3 का 1 में और 4 का 0 में। इसके बाद क्या होगा, इसका गुणा जब इधर कराओगे, 1 का -3 पे, 3 का 0 में और 4 का 1 में, ये आएगा। अब देखिए a इंटू एडजॉइंट a, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये फिर 0, ये 0, ये भी 0, ये नहीं, ये 1 आएगा यहाँ 0, फिर ये 0 आया, ये भी 0 आया, ये 1 आया। देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू लिख दो, 1 का गुणा करा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसमें 1 का गुणा करा के लिख दें कोई फर्क पड़ेगा? 1 का गुणा क्यों कर रहे हैं समझिएगा। देखो जो 1 है उसकी जगह लिख दिया जाए सारणिक a, जो 1 है इसकी जगह लिख दिया जाए सारणिक a। जो 1, अगर इसमें 1 का गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 का गुणा करने से। तो जो 1 है इसकी जगह लिख दिया सारणिक a, और ये किसकी वैल्यू है? i की इकाई आव्यूह है, i की वैल्यू है इकाई आव्यूह। देखिए तो एक चीज सिद्ध हो गई ये कि a इंटू एडजॉइंट a किसके बराबर है? सारणिक a इंटू i। अब a इनवर्स निकालना है, 15 भी आप ऐसे लगाओगे। देखिए a इनवर्स का एक सवाल तैयार जरूर कर लेना, बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो a इनवर्स मतलब हिंदी में बोलते हैं a का व्युत्क्रम आव्यूह, प्रतिलोम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह। सूत्र क्या होता है? जो एडजॉइंट a है उसमें सारणिक a का केवल भाग लगा देना है, बस सारणिक a का भाग लगा देना है। जो एडजॉइंट a है, देखो एडजॉइंट a ये 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, इसमें सारणिक का भाग लगा दो तो 1 अपान सारणिक a की वैल्यू कितनी? 1। सारणिक a की वैल्यू भी 1। मान लो सपोज करो यहाँ 5 होता तो यहाँ कितना हो जाता? 1/5। बस ये a इनवर्स हो गया। तो a इनवर्स का एक सवाल जरूर तैयार करिएगा। a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे सारणिक a। सारणिक a की वैल्यू अगर 10 होती तो यहाँ 10, 9 होती तो यहाँ 9, 17 होती तो यहाँ 17। देखिए तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे। अगले वीडियो में फिर कोशिश करें कि जो सरल सवाल है थोड़ा इसमें वो आप अपने आप भी सॉल्व करें और कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि PDF आपके पास पहुंच चुकी है। कौन कौन से ज़्यादा टफ लग रहे हैं उनको हम बताते जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।